हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग नेट यूजीसी जेआरएफ की पेपर 1 के 2 दिसंबर 2022 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे सेट वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे स्टार्टिंग में इसमें एक डीआई आती है, उस डीआई से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीआई देख लेते हैं, इसकी सारणी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों निम्नलिखित तालिका 1 में वित्तीय वर्ष एफ से वाई तक 2020 से 21 में 6 भिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों ए से एफ द्वारा बसों की बिक्री का बाजार साझेदारी प्रतिशत प्रदर्शित है तथा तालिका 2 में ऑटोमोबाइल कंपनी ए द्वारा बेचे गए 6 भिन्न बसों के मॉडलों पी से यू का प्रतिशत प्रदर्शित है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसकी तालिका देख लेते हैं। एक तरफ कंपनी दी गई है ए से लेके एफ तक, दूसरी तरफ बसों का बिक्री का जो वितरण प्रतिशत में दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे दूसरी तालिका दी गई है, इसमें कंपनी ए द्वारा मॉडल वार बसों की बिक्री PQRSTU और इसमें बस मॉडलों की बिक्री दी गई है इसमें प्रतिशत में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पांचों क्वेश्चंस इन्हीं दोनों सारणियों पे आधारित पूछे जाएंगे और दोस्तों इसमें लगभग 5 क्वेश्चन इसके डीआई के और 5 क्वेश्चन पैसेज गद्यांश के डन होते हैं दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बाकी दोस्तों बेसिक जो रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन उसमें 4 से 5 या कभी कभी संख्या बढ़ भी जाती है पूछे जाते हैं, तो बेसिक मैथ आप लोग ज़रूर पढ़ लें दोस्तों। इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में एफ द्वारा बेची गई बसों की संख्या 40,000 है और वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बसों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि 12.1/2% है, तो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बी द्वारा कितनी इकाइयों की बिक्री की गई है। तो दोस्तों इसमें मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं मुंह से बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर उनको आप प्रैक्टिस से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। अगर इसकी एक एक लाइन को आप सही से पढ़ के समझ के फॉलो करते चलेंगे तो आपका आंसर ईजिली आपके सामने होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि डी द्वारा बेची गई बसों की संख्या 3375 है, ये 3% है टोटल, तो 3% बराबर 3375, तो 1% कैसे निकालेंगे हम? 3375/3 कर देंगे तो वो हमारा 1% आ जाएगा, लेकिन हमें 100% निकालना होगा दोस्तों, तो हम उसका 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 100% निकल आएगा। इसलिए सभी कंपनियों द्वारा बेची गई बसों की कुल संख्या कितनी निकली है हमारी? 1,12,500। तो अतः कंपनी बी द्वारा बेची गई बसों की कुल संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों? इसका 8% निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि डी द्वारा बेची गई बसों की संख्या 3375 है तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में सी द्वारा बेची गई बसों का ए द्वारा बेचे गए मॉडल आर की बसों की तुलना में प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों इसमें भी हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के फॉलो करना है और अपने नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। जितना बड़ा मतलब इसमें व्याख्या दी जाती है इतने में तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जो छोटे छोटे मेथड होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो ज़रूर समझ लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020-21 में बी द्वारा बेची गई बसों की संख्या का आर द्वारा बेची गई मॉडल आर की बसों की संख्या से अनुपात पूछा गया दोस्तों। सबसे पहले क्या पूछा गया है? 2020-21 में बी द्वारा बेची गई बसों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग बी द्वारा जो बेची गई संख्या वो संख्या निकाल के रखेंगे, उसके बाद ए द्वारा बेची गई जो मॉडल आर की बसों की संख्या एक साइड उनको रखेंगे और उसके बाद उसके अनुपात को हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 और 21 में डी द्वारा बेची गई बसों की संख्या का ए द्वारा बेची गई मॉडल पी की बसों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले डी द्वारा बेची गई बसों की संख्या का ए द्वारा बेची गई जो संख्या है वो पी की बसों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पी की संख्या हम लोग नीचे रख लेंगे दोस्तों, और ए और डी की संख्या को ऊपर रखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस डीआई का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफ द्वारा बेची गई बसों की संख्या 40,000 है और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में बसों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि 12.1/2% है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में डी, सी, बी और ई द्वारा बेची गई बसों की औसत संख्या पूछी गई दोस्तों। तो दोस्तों लगभग आप लोगों ने देखा होगा कि ये पहले क्वेश्चन जैसा लग रहा, बस इसमें डी, सी, बी, ई का औसत संख्या पूछ ली गई। तो औसत निकालना तो दोस्तों सभी को आता होगा। सबकी संख्या, टोटल संख्या हमारे पास आ गई है दोस्तों 1,12,500। ठीक है, इन सब का जितना उसमें प्रतिशत, उन सारणी में प्रतिशत दिया होगा तालिका में, उसका प्रतिशत निकाल के अलग अलग इनका हम औसत निकाल लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वयं प्रभा के कितने डीटीएच चैनल उच्च गुणवत्ता परक शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए समर्पित हैं। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, 34 डीटीएच चैनल। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य 24/7 आधार पर देश भर में डीटीएच के माध्यम से 34 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करना है। इसमें पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम सामग्री है जो विभिन्न विषयों को कवर करती है, और यह मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है। और डीटीएच चैनल कार्यक्रम के प्रसारण के लिए जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरों के बौद्धिक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ए कल्पना, बी अमूर्त मनोभाव, सी चिंतन एवं तर्कना, डी है ध्यानावधि। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं, सी होगा, केवल ए, सी, डी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ किशोरावस्था के दौरान मानसिक विकास की विशेषताएं हैं। ए है स्मृति और कल्पना का अद्यतन विकास, बी है दूसरा है दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता में वृद्धि, तीसरा है तथ्यों को सामान्यीकृत करने की क्षमता में वृद्धि, चौथा है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता में वृद्धि, पांचवा है वस्तुओं के बीच संबंधों को समझने और बढ़ती जटिलता और कठिनाई की समस्याओं को हल करने की क्षमता। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्लिड क्लासरूम पलटी कक्षा वातावरण निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन ए होगा, नम्य अधिगम संस्कृति। फ्लिप लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम एक शिक्षण विधि है जो आधुनिक तकनीक के साथ सीखने के पारंपरिक तरीकों को जोड़ती है। यह छात्रों को कहीं से भी कभी भी सीधे पाठ से जुड़ने हेतु वीडियो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग करता है। शिक्षकों को अभी भी उन सामग्रियों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है जो वे कम समय में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि छात्र अपनी गति से व्याख्यान देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कथन है, कैनवास एक दत्त शुल्क LMS है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, इसका सही ऑप्शन होगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैनवास एक वेब आधारित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली या LMS है। इसका उपयोग शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सीखने की सामग्री तक पहुंचने, प्रबंधित करने, कौशल विकास, सीखने की उपलब्धि के संज्ञान के लिए किया जाता है। कैनवास में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन योग्य पाठ्यक्रम निर्माण, प्रबंधन उपकरण, पाठ्यक्रम उपयोगकर्ता विश्लेषण, सांख्यिकीय और आंतरिक संप्रेषण उपकरण शामिल रहते हैं। कैनवास LMS भौतिक कक्षा में भी सीखने के रास्तों को अलग करना आसान बनाता है।
छात्रों को अपनी क्षमता पे अनुदेशात्मक सामग्री तक पहुंचने के लिए स्वायत्तता प्रदान करता है। यह LMS का मुफ्त संस्करण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिग्सा रणनीति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहकारी अधिगम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षक शिक्षक है, तो इस तरह के एक शोध को किस रूप में नाम दिया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रियानिष्ठ शोध, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक शोध विधि है जिसका उद्देश्य एक साथ किसी मुद्दे की जांच और समाधान करना है। इसे पहली बार 1944 ईस्वी में MIT के प्रोफेसर कुर्ट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गढ़ा गया था। एक्शन रिसर्च के 3 स्तर, व्यक्तिगत एक्शन रिसर्च, सहयोगी एक्शन रिसर्च और स्कूल व्यापी एक्शन रिसर्च हैं। एक्शन रिसर्च क्रिया में 4 मुख्य चरण है, प्रतिबिंबित करना, योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना और फिर चक्र के माध्यम से जारी रखने के लिए प्रतिबिंबित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन के लिए एक समूह की सदस्यता, अवस्थिति या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित वैयक्तिक उत्तरदाताओं के बजाय लोगों के समूहों के चयन या नियत कार्य को किस रूप में लेबल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, समूह प्रतिचयन। क्लस्टर नमूनाकरण एक संभाव्यता नमूनाकरण विधि है जिसमें आप आबादी को समूह में विभाजित करते हैं, जैसे कि जिले या स्कूल, और फिर यादृच्छिक रूप में इसमें से कुछ समूहों को अपने नमूने के रूप में चुनते हैं। प्रत्येक क्लस्टर समग्र रूप से पूरी जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। दोस्तों इसका उदाहरण दिया गया है, उसके बाद इसके लाभ हैं, प्रदर्शन में वृद्धि, अधिक मापनीयता और सरलीकृत प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंधात्मक शोध में किनके बीच संबंध का वर्णन होता है? इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, अंतराल चर। सहसंबंधात्मक शोध अंतराल चर के बीच के संबंध का वर्णन करता है और शोधकर्ता द्वारा एक सह संबंधात्मक शोध डिजाइन के अंतर्गत दोनों अंतराल चर में से किसी को भी नियंत्रित या हेरफेर किए बिना चर के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। एक सहसंबंधात्मक शोध दो चर के बीच संबंधों की ताकत या दिशा को दर्शाता है। सहसंबंधात्मक शोध की दिशा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः नृजाति वर्णन के कौन से 3 प्रकार हैं? ए अपेक्षित कथाएं, बी आत्मस्वीकृति कथाएं, सी प्रभाववादी कथाएं, डी आलोचनात्मक कथाएं, ई आरोपित कथाएं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, सी और डी। चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों पहला कथन दिया गया है, भिन्न शोध अभिकल्पों के भिन्न लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए एकल प्रयास अभिकल्पना शोध परिणाम और प्रगुणता के लिए जानी जाती है। और कथन दूसरा है, एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प भिन्न कालावधि में एक समान उत्तरदाताओं का अध्ययन करना है और यह अध्ययन की कालावधि के दौरान परिवर्तनों का पता लगाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब संप्रेषक किसी उत्पाद के ब्रांड के प्रति नकारात्मक भावनाओं को घटाने के लिए अपनी सकारात्मक या अच्छी छवि को प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें कौन सा निहितार्थ है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संगति का सिद्धांत। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामंजस्य का सिद्धांत आसगुड एंड टेनेनबाग 1955 प्रस्तावित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन उस व्यक्ति के संदर्भ के फ्रेम के अनुसार हो। इसमें वह अपनी आवश्यकता अनुसार ब्रांड को नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। जब लोग मजबूत नहीं हैं और स्रोत की उच्च विश्वसनीयता है, तो किस प्रकार की अपीलें या आग्रह प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, नकारात्मक आग्रह।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण में अन्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, मित्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनको संप्रेषण में अर्थगत बाधाओं के रूप में माना जाता है? ए दिया गया है प्रकार्यात्मक विशेषज्ञता, बी है संगठनात्मक नीति, सी है दोषपूर्ण अनुवाद, डी है तकनीकी भाषा का उपयोग, और ई है बिना आधार की पूर्ण धारणाएं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल सी डी ई। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स शब्दों के विभिन्न अर्थों और संचार में उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रतीकों के कारण उत्पन्न प्रेषक और रिसीवर के बीच गलतफहमी को संदर्भित करता है। शब्दार्थ बाधाएं आमतौर पर तब उत्पन्न होती हैं जब जानकारी सरल भाषा में नहीं होती है और इसमें उन शब्दों या प्रतीकों को शामिल किया जाता है जिनके कई अर्थ होते हैं। मुख्य भाषा बाधाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है बुरी अभिव्यक्ति, नंबर 2 है प्रतीक या अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्द, और नंबर 3 है दोषपूर्ण अनुवाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन पहला है वैयक्तिक संप्रेषण जनसंचार की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, और कथन दूसरा दिया गया है मास मीडिया वैयक्तिक संप्रेषण का एक प्रमुख उद्दीपक हो सकता है जो एक द्विचरणीय प्रवाह के माध्यम से वैयक्तिक अभिवृत्तियों और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रीजनिंग से पूछा गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें सिंपल सा ऐसे लॉजिक जो भी पहली दूसरी तीसरी संख्याओं में जो भी लॉजिक लगता जाता है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न चिन्ह नंबर है उसी मेथड के से हमारा जो प्रश्न चिन्ह संख्या है वो निकाल आती है दोस्तों। जो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग नंबर हमारा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इन सब में एक ही मेथड लग पा रहा है या एक ही ट्रिक लग पा रही है दोस्तों, इसी से हमारा आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 5% साधारण ब्याज की दर से 50,000 का निवेश कितने समय में दोगुना हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 5% ब्याज की दर से 50,000 का निवेश कितने समय में दोगुना हो जाएगा दोस्तों? तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगता है PRT/100 दोस्तों। तो इसमें 10 वर्ष तक का हम लोग निकाल के ब्याज पहले उसमें जोड़ेंगे, उसके बाद फिर उसका उसमें यही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। उसके बाद हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा। तो इसका कुल टाइम कितना निकलेगा? 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, और अगर इन संख्याओं का टोटल करना हो दोस्तों, टोटल निकालना हो, जैसे 8 संख्याओं का टोटल कितना था तो 8 का गुणा हम लोग 30 से कर देंगे तो 240 टोटल था। ठीक है, इन 8 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 26 और अगली 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो छठी संख्या 7वीं संख्या से 3 कम है तथा 8वीं संख्या से 5 कम है। 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी है। सबसे पहले एक साथ हम लोग 8 संख्याओं को निकाल लेंगे। तो 8 संख्याओं का औसत 30 है तो 3 × 8 कर देंगे तो 240 टोटल आ गई हमारी 8 संख्याओं। तो इन 8 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 26 दिया गया। तो दोस्तों 26 × 2 कर देंगे तो 2 संख्याओं का हमारे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अगली 3 संख्याओं का औसत 28 है तो 28 × 3 कर देंगे। उसके बाद छठी संख्या दोस्तों 7वीं संख्या से सिर्फ 3 कम है तथा 8वीं संख्या से 5 कम है, और इसी तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के पास रुपये 50 और 100 और 500 के मूल्य वर्ग के रूप में 5350 हैं और उसके पास नोटों की कुल संख्या 32 है तो ज्ञात कीजिए उनके पास 50 रुपये और 100 रुपये और 500 मूल्य वर्ग के क्रमशः कितने नोट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन पैसों को ऐड करके एक बराबर निकाल लेंगे दोस्तों। फिर उनके पास नोटों की कुल संख्या भी हमें बताएगी कितनी है, 32 है। तो जितना हमारा एक बराबर आएगा हम लोग इनसे
ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले 50 के नोटों की संख्या 13, 12, 7 और इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे जो इतने पैसे हैं कुल टोटल पैसे निकल आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों रीजनिंग से है। इसमें डू रा सी अमा का अर्थ कुत्ते सामाजिक प्राणी होते हैं। ऐसे ही को रा मा अमा का अर्थ है गधे पागल प्राणी होते हैं। और सी में डू को डाढ़ू का अर्थ है कुत्ते, गधे और घोड़े। तो इसमें क्रमशः पागल और सामाजिक शब्दों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पागल, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पागल इन सब में किसी में कॉमन है कि नहीं है। नहीं है दोस्तों, सिर्फ सेकंड वाले जो बी में है इसमें पागल दिया गया है दोस्तों। तो गधे भी रिपीट हुआ है, प्राणी भी रिपीट हुआ है दोस्तों। तो जो वर्ड इन गधे और प्राणी वाले वर्ड से मैच नहीं खा रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। जैसे जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं, रा का मतलब होते हैं निकाल लिया, ये दो में जो कॉमन मिल जाते हैं उसका मतलब हमें मिल जाता है। एमा का प्राणी, डू का गधे, को गधे, डू का कुत्ते, को गधे, सी सामाजिक, माँ पागल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्ति में अनाकारिक तर्क दोष को पहचानिए। उपग्रह एक्स पर जीवन की असंभावना के बारे में किसी ने भी अभी तक कोई असंदिग्ध साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है, इसलिए कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उपग्रह एक्स पर जीवन है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पराज्ञान मूलक युक्ति। अज्ञानता की अपील एक तार्किक भ्रम है जिसमें कोई व्यक्ति किसी चीज के पक्ष या विपक्ष में तर्क देता है क्योंकि कोई विरोधाभासी सबूत नहीं है। दूसरे शब्दों में यह गलत धारणा पर आधारित है कि सबूत की कमी होना ही सबूत है। इस तर्क को एड अज्ञानीम अज्ञानता से तर्क के लिए लैटिन के रूप में जाना जाता है और यह एक प्रकार का अनौपचारिक भ्रम है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित कौन सी कथन उपाश्रित हैं? ए है सभी पादप ऑक्सीजन उत्पादक हैं, बी है कोई भी पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, सी दिया गया है कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, डी है कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, इसका सही दिया गया है, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? ए है कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, बी है कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है, सी है कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, डी है कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कथन कोई भी शेर शाकाहारी जानवर नहीं होता है तो सत्य के रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित कौन सी कथन का तात्कालिक रूप से असत्य होने का अनुमान किया जा सकता है? ए दिया गया है सभी शेर शाकाहारी जानवर हैं, बी कुछ शेर शाकाहारी जानवर हैं, सी कुछ शेर शाकाहारी जानवर नहीं हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, केवल ए और बी, सभी शेर शाकाहारी जानवर हैं या कुछ शेर शाकाहारी जानवर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय तर्कमत न्याय के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अनुमान मध्य और प्रमुख पद के मात्र सह अस्तित्व पर आधारित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामान्यतो दृष्टि। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएस एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित आंसू चित्र पर विचार कीजिए। इसमें ए, बी, सी, डी। ए में रोल नंबर है, बी में अंक परीक्षा 1, सी में अंक परीक्षा 2 और डी में कुल अंक हैं। दोस्तों ये देख लीजिए इसकी सारणी आप लोग। उसके बाद दोस्तों ये प्रकोष्ठ D12 में बराबर IF, उसके बाद ये पूरा सूत्र का परिणाम होगा, तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, ट्रोजन हॉर्स एक मॉलवेयर प्रोग्राम है जो इसके पीड़ित के डेटा तक उपागमन को तब तक प्रतिबंधित रखता है जब तक कि पीड़ित उसके लिए भुगतान ना कर दे। और दूसरा कथन है, गूगल के जी स्वीट और गिटहब SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा। कथन पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा सत्य है।
ट्रोजन हॉर्स एक धोखेबाज प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके सिस्टम में द्रष्टव्य तथा अधिकार खोल सकता है। यह कंप्यूटर सुरक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो इंटरनेट पर अनजान या भ्रमात्मक स्रोतों से डाउनलोड किए गए फाइलों, ईमेल, अटैचमेंट या सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसी जगहों में आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए URL के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ए दिया गया है, एक प्रोटोकॉल का नाम है जिसका पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। और बी दिया गया है, एक उच्च स्तरीय डोमेन नाम है और यह भारत में होस्ट वेबसाइटों का प्रतिनिधित्व करता है। सी है, वेबसाइट के नाम से एक द्वितीय स्तरीय डोमेन नाम है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल बी और सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक योट्टाबाइट बराबर सी हो जाएगा 1024 जेट्टाबाइट या जेडबी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई वाणिज्य हेतु मार्ग बनाने वाले निम्नलिखित 4 प्रमुख समर्थकारी प्रौद्योगिकीय विकासों के सही कालक्रमिक अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो ए दिया गया है, पीसी का आविष्कार व बड़े पैमाने पर विनिर्माण। बी दिया गया है, SSL कोडीकरण आरंभ करने वाले नेटस्केप के नेविगेटर ब्राउज़र को जारी किया जाना। सी दिया गया है, ARPA द्वारा इंटरनेट का विकास। और दोस्तों डी दिया गया है, WWW की रचना और इसे जारी किया जाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, CADB। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, कुछ सूक्ष्म जीव विशेषतः प्रोटोजोआई पारंपरिक विसंक्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। और कथन दूसरा है, क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसरजनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और संधि के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मराकेश, मोरक्को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते को मराकेश, मोरक्को खोला गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA भी बोलते हैं, राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना। समूह का प्राथमिक लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा में बदलाव में तेजी लाना। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया गया था। और ISA का मुख्यालय हरियाणा, भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ISA को सौर नीति और अनुप्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कहा जाता है। लगभग 95 देशों ने ISA को सौर नीति और अनुप्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कहा जाता है। लगभग 95 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 77 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल मर्त्यता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, SMDG सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। बाल मृत्यु दर को कम करना SDG और MDG के लक्ष्यों में से एक था। MDG और SDG लक्ष्य अधोलिखित हैं। MDG विकास लक्ष्य, ये टोटल दोस्तों 8 हैं। उसके बाद ये 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं दोस्तों, लक्ष्य, उद्देश्य और फिर उनके विवरण। दोस्तों 6 तारीख का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ये क्वेश्चन भी
एमडीजी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 4 सेंटेंस दिए गए थे और हमें बताने थे उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो उसमें ये सारी चीज़ें ही पूछी गई थी दोस्तों। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था जितने भी PYQs हम लोग कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे PYQ से उठा के रख दिए गए थे। और अगर जिन लोगों ने PYQs किए होंगे उन्हें ये चीज़ समझ में आई होगी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस PYQ से ही रिलेटेड थे, क्योंकि अगर आप लोग व्याख्या भी कर रहे हो साथ में तो 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई या किसी ना किसी से वो क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों। इसलिए PYQ को बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके दहन के दौरान डाइऑक्सिन उत्सर्जित होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। डाइऑक्सिन को दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक POP कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे प्रदूषण पर्यावरण में होने के बाद टूटने में लंबा समय लेते हैं। डाइऑक्सिन अत्यधिक विषाक्त होते हैं और कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी समस्याओं, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हार्मोन के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। डाइऑक्सिन पर्यावरण में दुनिया भर में पाए जाते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में जमा होते हैं, मुख्य रूप से जानवरों के फैटी ऊतक में ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा है EPA द्वारा 90% से अधिक विशिष्ट मानव जोखिम पशु वसा, मुख्य रूप से मांस, डेयरी उत्पादों, मछली और सेलफिश के सेवन के माध्यम से होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सपाट प्लेट और संग्राही में एक प्रकाशिक सांद्रित होता है। कथन दूसरा है संकेंद्रक प्रकार वाले सौर संग्राही में सौर विकिरण प्राप्त करने वाला क्षेत्र अवशोषक क्षेत्र की तुलना में कई गुना बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा सत्य है। तो पहला कथन क्या है दोस्तों? सपाट प्लेट सौर संग्राही में एक प्रकाशिक सांद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला निम्नांकित किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मतलब जो महापुरुष थे वो उसमें पढ़े थे। तो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चरक शल्य चिकित्सा के पिता और पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरणिक थे, भी तक्षशिला के अध्ययन किए थे और बौद्ध ग्रंथों में विश्वविद्यालय के बारे में कई कहानियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा। और दोस्तों यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे और लक्ष्य विकास दर 2.1 थी, प्राप्त विकास दर 3.6 थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कथन वाला 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है किसी निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किसी राज्य द्वारा केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है। और दूसरा कथन है किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री विषय जिससे भी संबंधित हो के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन इसका गलत है। दोस्तों भारत में विश्वविद्यालयों को UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर पारंपरिक अधिगम के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है शिक्षक द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकित, बी है अधिगमकर्ता उन्मुखी, सी है व्याख्यान विधि पर आधारित और डी है कोई नियत पाठ्यचर्या नहीं होती है, ई लागत प्रभावी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NHERC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दोस्तों इसके बाद हमारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैसेज पे आधारित होते हैं, तो ये पैसेज मैं पढ़ती नहीं हूँ, पैसेज आपको लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये पैसेज दोस्तों कभी रिपीट नहीं होते हैं, इसके क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन हाँ
इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इससे प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के पैसेज आते हैं और कौन से सब्जेक्ट में कैसे पैसेज पूछे जा सकते हैं। चलिए पैसेज का पहला क्वेश्चन है, SWOT से एकत्रित आंकड़ों का निम्नलिखित में से किस किस में प्रयोग किया जाएगा। तो ए है भूकंप पूर्वानुमान, बी है मौसम व जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार, सी है महासागर परिचालन मॉडलों का संवर्धन, डी है सूखा प्रवण क्षेत्रों में ताजा जल की आपूर्ति का प्रबंधन। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को SWOT उपग्रह को विकसित करने में निम्नलिखित में से कितने वर्ष लगे हैं। तो बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन कथन वाला है। पहला कथन है, SWOT उपग्रह समूची पृथ्वी के सतह जल की निगरानी करेगा। कथन दूसरा है, SWOT उपग्रह से जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ में सुधार की आशा की गई है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SWOT उपग्रह का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस किसने किया। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और डी, फ्रांस और अमेरिका ने। इस पैसेज का और सेट का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण। तो कथन दिया गया है, महासागर जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में सहायता करते हैं, और कारण है महासागर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों ये इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों ये सेट हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, हम लोग इसके बाद अगले सेट में मिलते हैं।